आप सभी छात्रों का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में हम देखे थे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में आप वर्क डन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंथैल्पी के बारे में चर्चा करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो थर्ड लेके तीसरा वीडियो लेके आ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। देखो जी, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करें। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम में ये ध्यान रखना, अगर ए से बी ये जो है हमारा आपका यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। इस लाइन में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसको कहेंगे आइसोकोरिक। और अगर ये आपका ग्राफ है तो ये हमारा आइसोथर्मल का होता है। आइसोथर्मल। अगर यहां पे और ज्यादा कर्व कर देंगे तो ये ग्राफ कहलाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। आइसोबारिक मीन्स होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक है हीट कांस्टेंट। आइसोकोरिक है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। देखते दूसरा सेक्शन, ये तो ए। अगर बी में ये हमारा प्रेशर है और ये वॉल्यूम। अगर आपको कहा जाए वर्क डन ए से बी निकालना, यानी ए से अगर बी को वर्क डन निकालना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। ए बी का वर्क डन ए से बी जाने में क्या वर्क डन है, यही आपका इसका एरिया लेना है। ये जो एरिया होगा यही एरिया कहलाएगा आपका वर्क डन। वर्क डन डब्ल्यू ए बी एरिया ऑफ ईवी ग्राफ। इसका एरिया जो लेंगे वही आपका वर्क डन कहलाएगा। इस ये सब
अगर ए बी के बारे में बात करें, ए बी के बारे में क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो कहेंगे ए बी जो हमारा है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होने के साथ यहां वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हीटिंग का केस होगा। हीटिंग प्रोसेस। बी से सी जाएंगे, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसो, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन बी से जब सी पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका मतलब कहीं कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका बी से सी से डी पे जाते फिर कहेंगे आइसोबारिक। लेकिन इस बार वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। यहां से सी से डी जा रहे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ये कूलिंग प्रोसेस। फिर डी से ए पे आएंगे, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस केस में आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब हीटिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, हीटिंग प्रोसेस हो। किस डी में देखो ये दो पाथ है, ए से सी जाने का दो पाथ। एक तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, या डायरेक्ट ए से हम क्या करेंगे, सी पे जाएंगे। तो यहां पर अगर कहा जाए वर्क डन ए सी बराबर हो जाएगा वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी। और ए बी हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इसलिए ये ए बी हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी का मान क्या होता है, जीरो होता है। वॉल्यूम अगर डेल्टा भी का मान जीरो होगा तो वर्क डन डब्ल्यू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी सी। और ये हमारा इरिवर्सिबल वर्क डन होगा। इरिवर्सिबल, इसको मान लेते हैं पाथ फर्स्ट, ये पाथ सेकंड। इसका मतलब पाथ फर्स्ट का वर्क डन देख रहे थे, तो रियल में एसी का जो वर्क डन होगा वो बीसी के बराबर होगा। और ये कौन सा वर्क डन होगा, इरिवर्सिबल वर्क डन।
और इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। दूसरा 5 सेकेंड के बारे में बात करें। WAC ये हमारा रिवर्सिबल वर्क डन होगा। अगर रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 NRT log V2 बटे क्या होगा V1, यही फॉर्मूला। ध्यान रखना कि अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन होता है। कुछ रिवर्सिबल वर्क डन होते हैं, कुछ क्या होते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन। अगला वर्किंग करना है इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी नाम से स्पष्ट है, आंतरिक एनर्जी, मतलब सिस्टम के अंदर के एनर्जी के बारे में बात करें। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के एनर्जी के बारे में बात करें, उस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है क्या कहेंगे कि एक डिफिनिट स्टेज में सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक डिफिनिट स्टेज में सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी of the system in definite state, indefinite state, यानी इंटरनल एनर्जी it is the sum of potential energy, kinetic energy, rotational energy, vibrational energy, binding energy, etc। इस सभी एनर्जी का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। यानी अलॉट ऑफ एनर्जी का सम हमारा कौन सा एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में कहेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, साथ ही साथ ये स्टेट फंक्शन होता है। इट इज extensive properties and स्टेट फंक्शन। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन के बारे में बात करें, जैसे ए से बी पे जाना है, रास्ता दो है, इससे भी जा सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कहेंगे ये आपका साइक्लिक हुआ, ए से बी पे गया, पुनः बी से क्या आ गया ए पे आ गया। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का मान डेल्टा यू का मान क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि साइक्लिक प्रोसेस में
इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू का मान 0 होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ए से बी पे गया, बी से फर्दर ए पे आ गया, यानी स्टेट फंक्शन, इसलिए ये 0। लेकिन वर्क डन का मान, ये मान लेते हैं W1 है, इसका हीट Q1 है, यहाँ W2 है, Q2 है। इसका मतलब वर्क डन और आपका यानी चेंज इन वर्क डन नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन हीट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वर्क डन 0 नहीं होगा, हीट 0 नहीं होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। एक बात और ध्यान रखना कि आइडियल गैस के लिए अगर बात किया जाए, फॉर आइडियल गैस में नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अगर एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, एट्रैक्शन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एट्रैक्शन फोर्स ही नहीं तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ये सब के सब, यानी आपका जब देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल अट्रैक्शन फोर्स 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा। यानी आइडियल गैस लिए इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का तो आगे कई फार्मूला देखेंगे। फार्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी, एक फार्मूला देखेंगे, डेल्टा यू बराबर यू फाइनल इंटरनल एनर्जी, या फिर ऐसा डेल्टा ई बराबर इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल। दूसरा सेकेंड आपका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस क्या होता है, डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तीसरा आपका इंटरनल एनर्जी का डेल्टा यू बराबर डेल्टा एन सी भी डेल्टा टी, सी भी मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का। ये सबको बारे बारे से डिस्कस करेंगे आगे, इस सब के बारे में वर्किंग करेंगे। लेकिन चौथा इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन। ये सारा फार्मूला है इंटरनल एनर्जी का। चलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा इंटरनल एनर्जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम
थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है और वो दोनों किसी तीसरे सिस्टम से सेपरेटेड है, तो वो तीसरा सिस्टम आल्सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी, यानी सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड के साथ वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए। यानी अगर कोई दो सिस्टम, जैसे ये दोनों सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है और ये दोनों सिस्टम, दो सिस्टम मान लेते हैं ये और ये दो सिस्टम हैं, ये दोनों थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ से जितना हीट लॉस कर रहा है उतना ही हीट ये गेन कर रहा है, जितना से ये हीट लॉस कर रहा है ये सिस्टम, उतना ही ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। अगर ये दोनों सिस्टम इस सिस्टम से सेपरेटेड है तो ये सिस्टम सी भी आल्सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी। इसी लॉ को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो, व्हेन टू सिस्टम A and B are thermodynamic equilibrium and separated by body C, then body C also thermodynamic equilibrium with A and B, यही जीरोथ लॉ। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर दो सिस्टम, ये सिस्टम और जीरोथ लॉ, मान लेते हैं ये आपका ए है और ये बी, ये दोनों बॉडी एक दूसरे का थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब कि जितना हीट ये लॉस कर रहा है उतना हीट ये गेन करेगा, जितना हीट ये लॉस उतना ही हीट ये गेन करेगा। अगर ये दोनों थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है और ये दोनों सेपरेट है इससे सी से, तो सी अपने आप थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसका, ए और बी का। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी का मतलब चेंज इन ए बराबर बी बराबर सी। ए बी सी में जो चेंज इन हीट का मान है तीनों के तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला जो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले से भी पढ़ेंगे कि एनर्जी का ना ही निर्माण होता है ना ही एनर्जी का विनाश होता है। यूनिवर्स का एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है, केवल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है आपका। हाँ, कहेंगे ये जरूर होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर डिस्पेयर टू अपेयर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एक फॉर्म एनर्जी का नष्ट होता है तो वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए सपोज दैट
करंट हम पास कराते हैं, फैन क्या होता है, रोटेट करने लगता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। कहीं ना कहीं फर्दर ये मैकेनिकल एनर्जी डायनमो रोटेशन करता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका मतलब कि एनर्जी का फॉर्म चेंज होते रहता है, लेकिन एनर्जी यूनिवर्स का क्या होता है, रिमेन्स कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। इसी लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स or remains conserved. That means energy is energy neither create nor destroyed in the universe. Exchange of energy in between system and surrounding. Exchange of energy in between system and surrounding. अगला पॉइंट, one form of energy disappear to appear another form of energy. In one form of energy disappear to appear another form of energy. कहने का मतलब क्या हुआ, जरा देखो तो ध्यान से। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स करंट। करंट कहने का मतलब करंट जब मोटर के पास होगा तो रनिंग मोटर, और रनिंग मोटर जब हुआ तो वो मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर ये हो सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब रनिंग मोटर, डायनमो को रनिंग कर रहे हैं, यहाँ से करंट का फॉर्मेशन हो, करंट हो रहा है, मतलब कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसलिए कहते हैं एक फॉर्म एनर्जी का कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म डिसअपेयर होता है, तो दूसरा फॉर्म क्या होता है, अपेयर होता है। चलिए ध्यान रखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला।
फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मान लेते हैं इनिशियल, किसी सिस्टम के पास इनिशियल इंटरनल ये नो क्यू अमाउंट ऑफ heat absorbed due to W work done takes place। तब यहाँ पे कहेंगे फाइनल इंटरनल एनर्जी, मान लेते हैं ये एज यू नो डेट तो कहेंगे ये फाइनल इंटरनल एनर्जी, पहले से सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी था, क्यू अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब किया जिसके कारण वर्क डब्ल्यू वर्क डन हुआ। अगर इसको इधर लाएंगे एफ माइनस ई आई बराबर क्यू प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू। यही तो चेंजिंग इंटरनल एनर्जी है। चेंजिंग इंटरनल एनर्जी जिसको डेल्टा यू या डेल्टा ई से इंडिकेट करते हैं, इसी को कहेंगे डेल्टा यू। क्यू प्लस क्या हो जाएगा वर्क। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। क्यू यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, क्यू है हीट डब्ल्यू वर्क डन। अब इसमें स्पेशल केस अगर देखते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा यू का मान जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू का मान जीरो होगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। जो क्यू का वैल्यू होगा वही डब्ल्यू का वैल्यू होगा, साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। बी में और एरियाबेटिक प्रोसेस, अगर एरियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है मतलब हीट कांस्टेंट होगा। इंसुलेटेड कंटेनर, अगर इंसुलेटेड कंटेनर है उसमें हीट कांस्टेंट है, ना ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही हीट को बाहर निकालेगा। इसका मतलब क्यू का मान क्या हो जाएगा जीरो। जब क्यू का मान जीरो होगा तो डेल्टा ई यू बराबर क्या होगा डब्ल्यू, फॉर्मूला होता है -2.303 एन आर टी लॉग V2 बटे क्या हो जाएगा V1। उसी तरह से अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा सी में
या पी एक्सपेंसिव आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी डेल्टा भी का मान क्या हो जाएगा 0। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ये आपका 0 है। ये दोनों केस में आपका वर्क डन क्या होता है 0 होता है। W का मान 0, अगर W का मान 0 होगा तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा। ये अलग अलग प्रोसेस को ध्यान रखना, कब आइसोथर्मल आएगा, कब आइसोबारिक आएगा, कब आइसोकोरिक होगा। नोट करके ये भी ध्यान रखना 1 ATM लीटर, एटीएम लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग लगभग आता है 101 जूल के आसपास, और 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जी, कितना जूल होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ रह सकता है जिसको ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं इंथैल्पी के बारे में। ये तो है इंटरनल आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला। अगला इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी है क्या, क्योंकि वैसा टाइप का थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होता है जो एक साथ दो को मेजरमेंट करता है, इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को अगर एक साथ जो कैलकुलेट करता है उसी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है, इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी हमारा स्टेट फंक्शन है, साथ ही साथ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मास पे डिपेंड करेगा, और स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। चलिए तो इसी को लिख लेते हैं इंथैल्पी के बारे में। The thermodynamic properties which measure internal energy with work done is known as enthalpy। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन को जो मेजरमेंट करता है, बस लिखेंगे ही इंथैल्पी बराबर होगा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंथैल्पी को एस से इंडिकेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को से इंडिकेट करते हैं, वर्क डन पी भी। अगर चेंज के बारे में बात करें
कहेंगे इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड स्टेट फंक्शन। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साथ साथ स्टेट फंक्शन। जब स्टेट फंक्शन है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, यानी डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा ई डेल्टा भी, यही ना होगा। इसका मतलब चेंज है आपका इंथैल्पी। यहां पे आप जानते फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें ध्यान रखना डेल्टा पी डेल्टा भी वी टू माइनस पी वन वी वन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। चेन लगाएंगे यानी डेल्टा पी डेल्टा भी बराबर होगा डेल्टा एन और डेल्टा टी। इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन और डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब यहाँ पे ये डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा यू इसी को कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी कहो, या कहेंगे और कहते चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इसको डेल्टा एच पी से भी इंडिकेट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह से डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या और क्या कहेंगे चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं और करके डेल्टा एच भी से भी इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एन के बारे में बात करें, चेंज इन मोल ऑफ गैस। कहने का मतलब मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एंड ऐसे का जैसे एग्जांपल में आपका N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, यहां से 2NH3 है। इसका मतलब ये 1 मोल है, 3 मोल है, यहां पे 2 मोल। तो ये कर सकते हैं डेल्टा एन निकालेंगे
मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट मतलब 2 माइनस 1 प्लस 3, इसका मतलब ये माइनस। इसी तरह से गैस का ही लेना है, गैस का मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओवरऑल के बारे में बात करें, फॉर्मूला या डेल्टा एच पी बराबर डेल्टा यू या डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, और टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट ही रहता है तो टी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो डेल्टा टी यूज करेंगे। कांस्टेंट जैसे आर कांस्टेंट था तो आर में डेल्टा नहीं लगाए, जो कांस्टेंट रहता है वहां पे डेल्टा नहीं लगता है, वेरिएबल है तो डेल्टा लगा दे। इसी तरह से या फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच पी बराबर डेल्टा एच भी प्लस डेल्टा एन, ओवरऑल यही फार्मूला है। यहाँ तो थर्मोडायनेमिक्स का आपका वीडियो 3rd था, जिसमें कि हमने आज के क्लास में वर्किंग किया कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन के बारे में बताया कि वर्क डन को कैसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा की, इंटरनल एनर्जी है क्या, इंटरनल एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे, उसका फॉर्मूला डेराइव किए थे, और लास्ट में देखिए इंथैल्पी के बारे में बताया, इंथैल्पी का फॉर्मूला दिखाया। चलिए तो ये वीडियो यहाँ पे ही आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे, यहाँ तक का जो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है उस सवाल को अगले लेक्चर में हम काम करेंगे, सब पे 2-2 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके बाद देखेंगे आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट यानी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे, मोलर हीट के बारे में बात करेंगे, लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन आता है, हेसेस लॉ आता है, ये सब के सब आगे वर्किंग करेंगे। तो रहने दो आज का क्लास यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ सवाल के साथ।